सियासी परिवार से होकर भी सियासत से हटकर बात करती हैं। सही को सही करने के लिए सोशल मीडिया पर ट्रोल भी होती हैं। महिला सुरक्षा के साथ साथ गौ सेवा और गरीब सेवा में भी आगे रहती हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए एक सक्रिय राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता अपर्णा यादव जी हैं। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। मैम, मेरा पहला सवाल महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ। यूपी में महिला सुरक्षा एक अहम मुद्दा है। सरकारें चाहे जो भी हो, महिलाओं की हालात वैसी ही रहती है। आखिर कब तक महिलाएं इस संभावना में जीती रहेंगी? मुझे लगता है कि सबसे पहली बात तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किस प्रकार के समाज में रह रहे हैं, और समाज हमारा वही है। सरकारें चाहे कोई भी आ जाए, अगर हमारे समाज का निर्माण अच्छा नहीं होगा, यानी उसके प्रिंसिपल्स अच्छे नहीं होंगे, संस्कार अच्छे नहीं होंगे समाज के, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी माहौल में, वो चाहे इंडिया में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो इंग्लैंड में हो, कहीं भी महिला सेफ नहीं रह सकती। रेप जैसी घटना पूरे विश्व में होती है, मगर मुझे लगता है कि चंद लोगों की वजह से ही इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अगर हम स्कूल में इस तरीके के प्रोग्राम रन करें कि जहां बताया जाए कि कितने लॉज हैं जो वुमेन को प्रोटेक्ट करते हैं। डाउरी एक्ट बहुत बड़ा है हमारे भारत में, क्रिमिनल अमेंडमेंट लॉ एक्ट जिस पे मैंने खुद काम किया है उसके प्रोपोगेशन पे। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के लॉज के बारे में जब तक हम अपने बच्चों को, बच्चियों को जानकारी नहीं देंगे, चाहे बालक हो चाहे जो है छोटी बच्ची हो, बालिका हो, मुझे लगता है तब तक हम जो है कहीं पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि इट बिगिंस फ्रॉम अ सीड एंड इट ग्रोज इनटू अ ट्री। और मुझे लगता है कि जब तक हम अपने छोटे बालकों को, छोटी बालिकाओं को बताएंगे नहीं कि क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है समाज में जो ये कृत्य हैं इनको घृणात्मक नज़रिए से इसलिए देखा जाता है। किसी की भी ज़िंदगी के साथ किसी को खिलवाड़ करने का हम मौका नहीं दे सकते। तो मुझे लगता है कि महिला सुरक्षा पे सबसे पहले अगर हम स्कूल्स में, स्पेशली क्लास 8 के बच्चों, क्योंकि प्यूबर्टी रीच कर जाते हैं जनरली 8th से लेकर के 12th तक, और 12th से लेकर के डिग्री कॉलेजेस के 1st to 2nd ईयर तक, ये लॉज के प्रोपोगेशन और इनके पढ़ाई के बारे में हम अपने एजुकेशन सिस्टम में जब तक नहीं डालेंगे तब तक बदलाव नहीं आएगा। मैम, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार में सरकार की जवाबदेही तो बनती है। क्या परिवार की भी अब ये जिम्मेदारी हो गई है कि वो महिलाओं को और अपने घर की औरतों को खुद स्ट्रॉन्ग बनाए? बिल्कुल ज़रूरी बनती है, सरकार की जवाबदेही भी बनती है। लॉ एंड ऑर्डर का एक बहुत अहम हिस्सा है कि इस तरीके के नृशंस अपराध ना हो महिलाओं की तरफ, क्योंकि महिला तो एक अभिन्न हिस्सा है इस समाज का। इस जो है परिवार की प्रथम, मुझे लगता है, यूनिट का जहाँ से संचार होता है वो महिला ही तो है। चाहे वो किचन में हो, चाहे वो जो है घर का जो है निरीक्षण में हो, उसकी साफ सफाई और उसकी सज्जा करने में महिला का हाथ होता है। बच्चों के लिए, बच्चों को इस सृष्टि में लाने के लिए महिला का हाथ है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कड़ी महिला है तो सरकार की बिल्कुल जवाबदेही बनती है कि उसके लिए वो किस तरीके के काम करें जिससे कि महिला का जीवन बने अच्छा और सजग हो सके। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी, जो आपने मुझसे सवाल किया कि क्यों नहीं हम लोग जो है अपनी बच्चियों को आत्मनिर्भर और जो है आत्मविश्वास के साथ भरें। तो बहुत ज़रूरी है कि हर पेरेंट से मैं कहूँगी, हर माता पिता से कहूँगी कि ज़रूर सेल्फ डिफेंस की क्लासेस कराएं, और इसके लिए स्कूल कॉलेज तो आजकल बंद हैं, मगर जो है पुश करें अपने स्कूल्स में कि एक क्लास जो है मैथमेटिक्स की, हिस्ट्री की और साइंस की तो ज़रूर होती है, मगर एक क्लास सेल्फ डिफेंस की भी हो। पीटी से ज़्यादा ज़रूरी है कि सेल्फ डिफेंस हो। एक कलम से भी हम जो है किसी को घायल कर सकते हैं, इसकी भी एक इनको शिक्षा होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है ये, और बिल्कुल माता पिता की भी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारी बच्ची सुरक्षित रहे और एक ऐसे समाज में पले बढ़े जहाँ पे वो आत्मविश्वास से अपनी लड़ाई लड़ सके सारी जगह। मैम, अगर बात सियासत और आपकी बेबाकी की करें तो CNRC का अखिलेश यादव जी ने विरोध किया, आपने समर्थन कर दिया। कोरोना वैक्सीन का अखिलेश यादव जी ने विरोध किया, आपने समर्थन कर दिया। मैम, ये एक परिवार के दो युवा नेताओं की अलग अलग विचारधारा है या भविष्य में आने वाली सियासत की आहट है? देखिए, मुझे लगता है कि अखिलेश भैया ने जो भी कुछ किया नहीं किया उस पर मैं बहुत वो नहीं देखूँ। ये मेरे बाद मैं यही कहती हूँ कि हमेशा से ये मेरी इंडिविजुअल ओपिनियन रही है। मैं एक राष्ट्रवादी हूँ
मैं हमेशा अपने राष्ट्र को मैंने प्रथम देखा है। मेरे संस्कार ऐसे ही हैं कि मैं अपने राष्ट्र के लिए समर्पित कार्य करती हूँ। मेरे लिए पहले मेरा राष्ट्र है, पहले भारत है, वहाँ के लोग हैं, उसके बाद कोई भी अन्य चीज़ है, उसके बाद भी मैं अपने आप को मानती हूँ। तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो मेरे लिए ये भारत देश। लेकिन मैम आप ट्रोल तो कर दी जाती हैं, कहीं ना कहीं सच्चाई ये है कि आपने कहा कि कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाना डॉक्टरों का अपमान है, और कहीं ना कहीं मैम ये सच्चाई है, उन्होंने बहुत स्ट्रगल करी, बट आपको ट्रोल क्यों कर दिया जाता है? देखिए, सच बोलने के लिए सबसे पहले तो सच सुनना कोई नहीं चाहता, और जो है मुझे लगता है कि किसी भी सच बात को कहने के लिए बड़ा हिम्मत चाहिए होती है। महिला होने के नाते मुझे लगता है ये परमात्मा ने मुझे पहले से दे रखी है, तो मुझे लगता है कि मैं हमेशा जो चीज़ सही है वही बोलती हूँ। इसमें मैं किसी का अपमान या किसी के विरोधाभास नहीं करने का प्रयत्न करती हूँ कभी भी। मैं जो भी सही चीज़ होती है वही बोलती हूँ। मैंने कभी भी किसी के लिए अपशब्द या किसी के लिए भी कभी भी घृणात्मक बात नहीं कही है। जो लोग मेरे लिए इस तरीके की जो आप कह रहे हैं ट्रोल कर रहे हैं, और जो है ये राजनीति और जो है पॉलिटिक्स का जो है देख रहे हैं कि आगे का क्या होगा, ये क्या होगा, अरे भाई अभी का क्या होगा ये तो देखो। हमारे जितने संत महात्मा रह गए, कह गए, इतने बुजुर्ग लोग कह गए कि आज में जियो, आज में करो, आज में ही रहो। तो आज की बात क्या है? और आज की बात ये है कि हमारी जो वैक्सीन आई है वो मालदीव्स तक जा रही है। 1 लाख शॉट्स उसके मालदीव गए हैं, 1.5 लाख शॉट्स बांग्लादेश गए हैं, कितने म्यांमार जा रहे हैं, श्रीलंका जा रहे हैं। हमें गर्व होना चाहिए। साउथ ईस्ट डायरेक्टर कह रही हैं कि जो है इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट लैंडमार्क, पूरे विश्व में भारत एक जो है हीरो बन के उभरा है। तो हम इस पे खुशी जतानी चाहिए ना कि हमारे डॉक्टरों ने, हमारे साइंटिस्ट ने इतनी ज़बरदस्त वैक्सीन निकाली जिससे पूरा विश्व परेशान था। उसका मैम मुझे देश का एग्जैक्टली नाम नहीं याद पड़ा, किसी देश के प्रधानमंत्री ने वो हनुमान जी का संजीवनी बूटी की तरह हाथ करके कहा कि कोरोना का वैक्सीन हमारे लिए संजीवनी बूटी शामिल हुआ। बिल्कुल, ब्राज़ील के उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि जो है मोदी जी बिल्कुल हनुमान जी की तरह काम कर रहे हैं। तो देखिए, कोई भी आदमी कठिन समय पे, कठिन परिस्थिति में दवाई, तो हमें लगता है कि कहते हैं कि दवा अगर किसी को मिल जाए तो वो सबसे बड़ा जो है एक तोहफा या उपहार होता है, क्योंकि जीवनदायिनी है, संजीवनी की तरह है ये दवा। तो मुझे लगता है कि जो है अगर वो भी दूर दूर से विश्व में पूरी उनके लिए इतनी तारीफ़ आ रही है, तो हम भारतीयों के भी तो भाई प्रधानमंत्री हैं ना, और हम लोग पहले भारत के हैं, उसके बाद कुछ अपनी देश जाति और जो है हमारी विभिन्न भाषाएं हैं उसमें हम बंटते हैं, मगर हम बांटे ना, लोगों को जोड़ करके रखें। और इस समय मुझे नहीं लगता है कि ये कहना उचित रहता कि ये किसी पार्टी विशेष की वैक्सीन है। ये वैक्सीन हमारे डॉक्टरों की है, और डॉक्टर और साइंटिस्टों ने मिलकर बनाया है। जी मैम, आपने घुसपैठियों का भी विरोध किया था। क्या भारत सरकार को जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है और संसाधन घटते जा रहे हैं? देखिए, जनसंख्या तो डेफिनेटली जो है एक कानून आना चाहिए। ये बहुत पहले से पुश हो रहा है, और इतनी ज़्यादा जनसंख्या है यहाँ पे कि मुझे लगता है कुछ ही सालों में हम लोग चाइना को भी पीछे पछाड़ देंगे। तो यहाँ पे जनसंख्या होने के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स हम टैप ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे पास कितने यंग लोग हैं, कितने ओल्ड लोग हैं, कितने जो है मिड एज्ड लोग हैं। जो यंग जनरेशन है वो सबसे ज़्यादा भारत में है पूरे विश्व में, बट वी आर नॉट एबल टू टैप द ह्यूमन रिसोर्स। हम लोग पता ही नहीं कर पा रहे हैं ये बच्चे हैं कहाँ, कई बाहर चले गए, एजुकेशन हम नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं अच्छी। कई बच्चे जो है बाहर से पढ़ के आते हैं, फिर वो कभी आते ही नहीं हैं, हमें उनके बारे में पता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि माइग्रेंट्स जो आ रहे हैं उनको ना करते हुए भाई हम अपने भारत के लोगों को पहचाने, आइडेंटिफाई करें, क्योंकि हर जगह, चाहे वो नासा में हो, चाहे वो बड़ी बड़ी जगहों में हो, वो सब भारतीय ही हैं।
पहल करें। मैम, देखा जा रहा है कि कैंट में आप काफ़ी सक्रिय दिख रही हैं, तो इस बार किस मुद्दों के साथ आप जनता के बीच आएंगी? देखिए, मैं तो हमेशा से ही इसी मुद्दे के साथ आई थी कि यहाँ पे सीवर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 27 साल हो गए, इससे ऊपर ही हो गया कि सीवर ही नहीं पड़ा है कैंट विधानसभा में, जबकि 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर की ये पूरी विधानसभा है। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि लखनऊ शहर में है, तो सीवर की बहुत समस्या है, पानी की बहुत समस्या है। सड़कें तो मैंने बहुत सारी 250 करोड़ रुपए की सड़कों का निर्माण कराया मैंने 2016 में। तो जो है ये सारी चीज़ें देखिए जो मैं कर सकती थी मैंने किया, और इस बार भी हमारे यही मुद्दे होंगे कि जब भी अगर हम आते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए और इलेक्शन जीतते हैं तो सीवर पाइपलाइन का बहुत बड़ा कार्य मैं यहाँ पे करवाना चाहती हूँ। जी मैम, आप थोड़ा सा पर्सनल है मैम, आप एक बड़े राजनीतिक परिवार से बिलोंग करती हैं, तो मैम कैसा रहता है पर्सनल टर्म्स जब पुरुषों में थोड़ी मतभेद हो जाती है, तो महिलाओं में कैसा रहता है कि आपके रिश्ते वैसे ही रहते हैं कि थोड़ा डिफरेंस आता है? देखिए, डिफरेंस की बात नहीं है। हमें पहली बात तो मेरा स्वयं से अपना रिश्ता अच्छा होना चाहिए। पहले होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, और मेरे साथ मेरा अपना रिश्ता क्या है। यू शुड नॉट हार्म योर सेल्फ एंड फील दैट गिल्ट ऑल द टाइम। अपने से आपका रिश्ता अच्छा है तो सारे जितने आपको मिलेंगे उनसे रिश्ता अच्छा ही रहेगा, मुझे लगता है जो। और अगर किसी का रिश्ता आपसे अच्छा नहीं है तो वो उनकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम। लेकिन मैम, आपको टैग दे दिया जाता है कि अपर्णा यादव तो बहुत तेज है, टैग तो आपको दे दिया जाता है। तेज अगर बोलें तो भाई ठीक है, अच्छी बात है, तेज होना कोई ख़राब बात नहीं है। सूर्य भी तेज है, और तेज के बिना ये सृष्टि का संचार नहीं हो सकता। ये सृष्टि जो है बिना तेज के भाई बढ़ ही नहीं सकती आगे। तो तेज होना तो बहुत अनिवार्य है, और महिलाओं को तेज ही होना चाहिए। जी धन्यवाद मैम हमारे साथ। तो ये थी अपर्णा यादव जी, जिन्हें तेज भी कहा जाता है, ट्रोल भी कहा जाता है, तो वो उसको अपनी तारीफ मानती हैं। इतनी बेबाक और तेज महिला, हमारे देश को ऐसे और महिलाओं की ज़रूरत है जो राजनीति में इतनी सक्रिय रहे। ऐसे और इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहिए फुटकर न्यूज़। हमारा चैनल शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।